नमस्कार। आज हम एक ऐसे शासक की कहानी जानेंगे जिनकी विरासत हम सब अपनी जेब में लेके घूमते हैं, पर शायद उसके पीछे की पूरी कहानी नहीं जानते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक की। ये शेर हम सबने इन्हें जरूर देखा होगा। हमारे नोटों पर, सिक्कों पर, सरकारी कागजों पर। ये सारनाथ में मिले एक बहुत बड़े पत्थर के स्तंभ का हिस्सा है। लेकिन ये सिर्फ एक निशान नहीं है। ये एक महान सम्राट और उनकी जिंदगी में आए एक बहुत बड़े, एक असाधारण बदलाव की कहानी कहते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये शेर वहां क्यों थे और इनकी कहानी हमें उस सम्राट के बारे में क्या बताती है जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, अशोक की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उनके साम्राज्य के मास्टाब यानी उसके साइज को समझना होगा। हम किसी छोटे मोटे राज्य की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक विशाल, एक बहुत बड़े साम्राज्य की, जिसने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक कर दिया था। तो अशोक मौर्य वंश के तीसरे और सबसे मशहूर शासक थे। इस डायनेस्टी की नींव उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल से भी पहले रखी थी और उन्हें चाणक्य जैसे महान ज्ञानी का साथ मिला था। अब जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। यह दिखाता है कि अशोक ने कितने बड़े इलाके पर राज किया। लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर उनका कंट्रोल था। तो एक राज्य और एक साम्राज्य में यही तो असली फर्क होता है। साम्राज्य को चलाने के लिए बड़ी बड़ी सेनाएं चाहिए, ज्यादा संसाधन चाहिए और टैक्स इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए। और अशोक के पास ये सब कुछ था। उनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है। उसकी शान का अंदाजा आप एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के इन शब्दों से लगा सकते हैं। ये शहर उनके साम्राज्य की ताकत का प्रतीक था। लेकिन इतिहास अशोक को सिर्फ उनके विशाल साम्राज्य के लिए याद नहीं करता। उन्हें एक युद्ध के लिए याद किया जाता है। एक ऐसा युद्ध जिसने एक विजेता सम्राट को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये था कलिंग का युद्ध। कलिंग यानी आज का उड़ीसा उस वक्त मौर्य साम्राज्य के कंट्रोल से बाहर इकलौता बड़ा इलाका था, तो उसे जीतना अशोक के लिए जरूरी था। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भयानक थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस एक युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे और करीब 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया था। युद्ध के बाद की तबाही और खून खराबे ने अशोक को अंदर तक हिला के रख दिया। उन्होंने अपनी पीड़ा को खुद अपने एक शिलालेख में बयां किया। ये शब्द एक सम्राट के नहीं बल्कि एक दुखी इंसान के लग रहे थे। और इसके बाद अशोक ने जो किया वो सच में अभूतपूर्व था। वो दुनिया के इतिहास में अकेले ऐसे राजा हैं जिन्होंने एक भयानक युद्ध जीतने के बाद भविष्य में कभी युद्ध ना करने का फैसला किया। तो युद्ध छोड़ने के बाद अशोक ने अपने इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करने का एक नया तरीका खोजा। उन्होंने एक नई विचारधारा पेश की जिसे धर्म कहा गया। अब ये धम्म क्या था? ये संस्कृत शब्द धर्म का ही प्राकृत रूप है, जो उस समय आम लोगों की भाषा थी। लेकिन अशोक का धम्म किसी पूजा पाठ या कर्मकांड से नहीं जुड़ा था। ये बस नैतिक सिद्धांतों का एक समूह था, सही तरीके से जीने का एक रास्ता। अशोक ने धम्म को उन समस्याओं को हल करने का एक जरिया माना जो उनके साम्राज्य में थीं, जैसे अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच तनाव, जानवरों की बलि और लोगों के बीच आपसी झगड़े। और कमाल की बात यह है कि वो इस विचार को लेकर बहुत सीरियस थे। उन्होंने सिर्फ उपदेश नहीं दिए, बल्कि धम्म को फैलाने के लिए एक पूरा सरकारी सिस्टम बना दिया। उन्होंने धम्म महामात्य नाम के अधिकारी नियुक्त किए, अपने संदेशों को पत्थरों पर खुदवाया और अपने दूतों को सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका जैसे दूर दराज के देशों तक भेजा। अशोक के संदेश सिर्फ उनके समय के लिए नहीं थे। उनकी कई बातें आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं जितनी 2300 साल पहले थीं। मिसाल के तौर पर उनके इस संदेश को देखिए। धार्मिक सहिष्णुता पर यह विचार अपने समय से कितना आगे था। अशोक का मानना था कि दूसरे धर्मों का सम्मान करके ही कोई असल में अपने धर्म को बड़ा बनाता है। उन्होंने लोगों को बहुत सरल लेकिन असरदार बातें अपनाने को कहा, जैसे बड़ों का आदर करना, सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखना और दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। तो चलिए अब हम वापस उन शेरों पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। कलिंग युद्ध के बाद ये शेर सिर्फ मौर्य साम्राज्य की ताकत का प्रतीक नहीं रह गए थे। वे एक ऐसे शासक का प्रतीक बन गए जिसने तलवार छोड़कर शांति, करुणा और अपने लोगों की भलाई का रास्ता चुना। और ये हमें इस सवाल पर लाके छोड़ता है, अशोक के ये संदेश जो 2300 साल पहले दिए गए थे,
आज हमारी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखते हैं, इस पर विचार जरूर करिएगा।